साल था 1979। सोवियत यूनियन में एक फिल्म रिलीज होती है जिसके रिलीज होते ही ये दुनिया उसे मास्टरपीस कहने लगती है। फेस्टिवल्स, अवार्ड्स, क्रिटिक्स की तारीफें, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद इस फिल्म के साथ कुछ घटनाएं शुरू होती है। पहले क्रू के कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, फिर कुछ समय बाद होती है पहली मौत, उसके कुछ सालों बाद एक और, फिर एक और ये धीरे धीरे एक सिलसिला बन जाता है। सब लोग अलग अलग, लेकिन सबकी मौत का कारण एक। इसीलिए इस फिल्म को सिनेमा हिस्ट्री में एक और नाम से जाना जाता है, द कर्स्ड फिल्म स्टॉकर। इस कहानी की शुरुआत होती है शूटिंग से पहले। आंद्रे तरकोव्स्की, जो कि डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उनके लिए ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं थी, ये थी एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट जहां टाइम स्लो हो जाता है और साइलेंस बोलने लगता है। लेकिन स्टॉकर की तबाही फिल्म रिलीज होने के बाद नहीं, उससे बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले प्लान था कि फिल्म ताजिकिस्तान के पहाड़ों में और रिमोट एरिया में शूट होगी। लोकेशन सेलेक्टेड थी, टीम रेडी थी, प्रोडक्शन बिल्कुल तैयार था। लेकिन फिर आता एक बहुत भयंकर भूकंप, पूरा का पूरा शेड्यूल हिल गया। प्रोडक्शन को वहां से हटाना पड़ा। भूकंप की वजह से लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ी। लेकिन तरकोव्स्की हार मानने वालों में से नहीं थे। डिसीजन क्लियर था, फिल्म की शूटिंग नहीं रुकेगी। नई लोकेशन सेलेक्ट करी गई। नया चैप्टर शुरू होता है तालिन, एस्टोनिया में, एक इंडस्ट्रियल नो मैन लैंड एरिया जहां पुरानी फैक्ट्रीज थी, जंग खाई हुई पाइपलाइंस और आधे डूबे हुए स्ट्रक्चर्स, जो कि एकदम परफेक्ट एटमॉस्फेयर बनाती है मूवी में बताए हुए एरिया द जोन के लिए। 1977 का पूरा साल क्रू ने अपनी पूरी जान झोंक दी। दुनिया भर की रील्स, लोकेशन, बारिश, इन सब के बीच स्टॉकर का पहला वर्जन शूट होता है। सबको लग रहा था फिल्म ऑलमोस्ट रेडी है। उस वक्त डिजिटल कैमरा का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। हर सीन फिल्म रील में शूट होती थी, जो बाद में डेवलप करने के लिए लैब में भेजी जाती थी। ठीक इसी तरह स्टॉकर फिल्म में रील्स में शूट होती है, कोडैक 5247 का यूज करके। फिर वो दिन आया जब फुटेज मॉस्को की लैब में डेवलप होती है। डायरेक्टर और क्रू मेंबर सब रेडी थे। प्रोजेक्टर चालू होता है और वो लोग जो स्क्रीन पर देखते हैं उसे देखकर सब अंदर से टूट जाते हैं। कलर गलत थे, इमेज वॉश आउट हो चुकी थी, कॉन्ट्रास्ट टूट चुका था, जिसका रीजन सिंपल था, कोडैक 5247, जिसे लैब अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाई। एक लाइन में वर्डिक्ट था, टेक्निकली अनयूजेबल, जिसका मतलब सिंपल है, साल भर की क्रू की पूरी मेहनत पानी में मिल चुकी थी। तरकोव्स्की के लिए वो फीलिंग एक बच्चे खोने जैसी थी। कोई और डायरेक्टर होता तो वहीं पे रुक जाता, लेकिन तरकोव्स्की ने रुकने से मना कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि फिल्म फिर से शूट होगी, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से, पर अब की बार टाइट बजट और ज्यादा प्रेशर। और सोवियत की गवर्नमेंट को तो पहले से ही उनकी मूवियों से दिक्कत थी। दोबारा शूटिंग के लिए वही लोकेशन चूज करी जाती है, एस्टोनिया का पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड। एक अजीब सी ग्रीनिश नदी जो फिल्म में एक अलग ही दुनिया जैसे दिखाई देती है। पर जो चीज दिखाई नहीं देती है वो है कि ये सिर्फ पानी नहीं था, ऊपर से आता था केमिकल प्लांट का वेस्ट। सालों से फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट उस पानी में मिल रहा था, मिट्टी और हवा तक में घुल चुका था। जिन लोगों ने उस फिल्म में काम किया बाद में बताते हैं कि जो फिल्म में व्हाइट फोम दिखाई देता है वो कोई इफेक्ट नहीं बल्कि केमिकल था। एक्टर उसी पानी में खड़े होते, गिरते, चलते और बार बार रीटेक देते। कुछ सीन में जो फॉग क्रिस्टल हवा में दिखाई देते हैं वो कोई नेचुरल इफेक्ट नहीं बल्कि रियल इंडस्ट्रियल फ्यूम थी। क्रू ऐसे एटमॉस्फेयर में घंटों तक काम करता था। उस वक्त लोगों को पॉल्यूशन दिखाई तो देता था, लेकिन लॉन्ग टर्म डेंजर का अंदाजा किसी को नहीं था। सबको बस एक ही चीज दिखाई देती थी, क्या शॉट परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है, फिल्म स्टॉक प्रॉब्लम्स, कैमरा जाम पड़ने लगता है और बजट रुक रुक के आता है। और ऊपर से सोवियत ब्यूरोक्रेसी जो हर एक क्रिएटिव डिसीजन में सवाल करती, हर सीन के अप्रूवल के लिए बहुत टाइम लग जाता। स्टॉकर की कहानी एक ऐसे जोन के बारे में है जहाँ एक बार घुस जाओ तो इंसान पहले जैसा नहीं रहता। और आयरनी की बात यह है कि जब कैमरा जोन को कैप्चर कर रहा था तो रियल लाइफ में वो जगह उन लोगों के अंदर घुस रही थी। फिल्म टेक्निकली कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जोन की असली कीमत सिर्फ अभी शुरू हुई थी। इतनी सब मुश्किलों के बाद फाइनली फिल्म रिलीज होती है। हर जगह फिल्म की तारीफ चल रही थी। क्रिटिक्स इस मूवी के यूज ऑफ साइलेंस के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ वापस ट्रैक में आ चुका है, पर आया नहीं था सिर्फ द जोन अपना हिसाब वापस मांगने। कुछ साल बाद खबर आती है कि फिल्म के एक एक्टर की तबीयत खराब हो चुकी है। उसके कुछ समय बाद 1982 में राइटर का रोल निभाने वाले एक्टर की मौत हो जाती है। डायग्नोसिस कैंसर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे केसेस आते रहते हैं तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ साल बाद तरकोव्स्की खुद बीमार पड़ने लगते हैं। उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं और जब रिजल्ट सामने आता है तो वो था लंग्स कैंसर। ट्रीटमेंट के लिए वो सोवियत यूनियन छोड़कर यूरोप चले जाते हैं। वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है पर उसका कुछ खास फायदा नहीं होता। और उसके कुछ साल बाद 1986 में आंद्रे तरकोव्स्की इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। Фильмов, которые я делаю, для меня картины всегда были частью моей жизни вообще.
लोगों को अभी भी ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस और बुरी किस्मत लग रही थी। लेकिन फिर आता है एक और नाम सामने जो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देती है। लरीसा, जो कि टर्कोस्की की वाइफ होती है और स्टॉकर मूवी की असिस्टेंट डायरेक्टर। उनकी भी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और 1998 में उनकी भी मौत हो जाती है। बीमारी कैंसर। अब लोगों को ये सारी मौत कोइंसिडेंस नहीं लगती। इन सबकी मौतों ने लोगों के बीच बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। साउंड डिजाइनर व्लादिमीर शॉन, जो स्टॉकर की शूटिंग के वक्त क्रू के साथ थे, उनका जवाब क्लियर था। तार्कोवस्की की मौत राइट ब्रोंकियल ट्यूब के कैंसर से हुई थी और टोलिया सोलोनित्सिन भी उसी बीमारी से मारे। मुझे तब तक यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस लग रहा था, लेकिन जब लरीसा टर्कोव्स्काया भी उसी बीमारी से चली गई तब मुझे समझ आया शायद ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड था। मेडिकल साइंस कहता है कि लंग्स कैंसर डायरेक्ट कनेक्टेड हो सकते हैं केमिकल एक्सपोजर से, लेकिन डायरेक्ट प्रूफ वो कभी नहीं मिला। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानते हैं, वही कुछ लोग मानते हैं कि टर्कोस्की को पहले से ही अंदाजा था, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। वो खुद ही कहते थे, I am convinced that any attempt to represent something that is impossible to represent fully is doomed to failure, but that doesn't mean we shouldn't try. स्टॉकर की कहानी एक ऐसे जगह के बारे में थी जहाँ घुसने की कीमत चुकानी पड़ती थी। मूवी में ये कीमत सपनों की है और असलियत में वो कीमत थी सबकी जिंदगी। फिल्म हमेशा के लिए अमर हो गई, लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाया उनका एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए उस जोन में रहेगा। टर्कोस्की चाहते थे कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म हो जिसे लोग हमेशा के लिए याद रखें, और द जोन ने ये बात सुनी। फिल्म में द जोन के बारे में एक लाइन है, द जोन डज नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, इट जस्ट टेक्स। स्टॉकर एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई और फिर द जोन ने उसे जो चाहिए था वो ले लिया। कुछ इंटरव्यू में वो कहते हैं कि आर्ट के लिए सैक्रिफाइस देना पड़ता है, हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या उन्होंने सोचा होगा कि कीमत उनकी अपनी और अपने क्रू की सांसें होंगी, कि शायद से उन्हें पता भी लग गया हो कि वो जिस जगह शूट कर रहे हैं वो जगह सेफ नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत और इतने टाइम के बाद वो इस काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहते होंगे। और शायद से यही तो होता है ना पैशन, एक डायरेक्टर का, एक एक्टर का और क्रू मेंबर्स का। सबको अंदाजा लग गया हो पर फिर भी काम नहीं रुका। और यही तो इस फिल्म का कर्ज था कि ये फिल्म 20th सेंचुरी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बनकर अमर हो गई। I wanna dream, leave me to dream. И горя было много, и страшно было, и стыдно было. Но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. А если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья бы тоже не было. И не было бы надежды.